यस मैम। तो आज डाउट नहीं करने हैं, डाउट का अलग लेक्चर हो गया, सो आई वोंट बी डूइंग एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर। आई स्टार्ट टीचिंग यू। तो मुझे बताओ लास्ट लेक्चर हम कहाँ पे रुके थे? मैम मोलारिटी कैलकुलेशन विद मास परसेंट एंड डेंसिटी। ओके, मोलारिटी कैलकुलेशन विद मास परसेंट एंड डेंसिटी। तो आपने आई जस्ट, हाँ, मोलारिटी में मुझे बताओ, क्या मैंने मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन का इक्वेशन आपको दिया ही होगा? M1V1 इक्वल्स टू M2V2 दिया कि यस नहीं? मैम, यस मैम। डिस्टेंस यस भी मैम। किया मैंने आपके साथ, और मैंने मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग भी आपको दिया होगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 यस मैम। यस मैम विल बी रिजल्टेंट। तो मोलारिटी खत्म हो गया, मतलब इफ I've done all this and I've given you a direct density वाला फॉर्मूला, तो मोलारिटी खत्म हो गया। आज मुझे क्या करना है? आज मुझे आपको मोलारिटी और फॉर्मेलिटी सिखाना है, and then I will be doing problem from the booklet. यस मैम। ये सब हमको करना है, ठीक है? तो let us start ahead. नंबर शायद मोलारिटी का नंबर क्या है? 6 आएगा ना, 6 नंबर। मोलारिटी was how, what number? 5 बोलो। We can change. So we start with molality. See the difference in the spelling. And this is denoted by small m. So what is molality of a solution? It is defined as number of moles of solute, but in 1 kg of solvent. तो ये फर्क है। Number of moles of solute per kg of solvent। और अगर आपको याद है मोलारिटी में क्या था? मोलारिटी वाज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां पे वॉल्यूम आ रहा था, यहाँ पे मास आ रहा है। वहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास है, ये फर्क है। सो अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला विल चेंज। So I'm showing you that change. Molality equals to ये फर्क है। तो सेम सिमिलर सब्स्टिट्यूशंस वी कैन डू। एट द प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। and into mass of solvent in kg. ये, और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तो कन्वर्जन फैक्टर 1000 आ जाएगा। So all these are the similar things that we have seen in molarity also. So it will be mass of solute upon molecular mass of solute into mass of solvent in grams into 1000। अभी इसका यूनिट क्या होगा देखो, व्हाट विल बी द यूनिट हियर? इसका यूनिट होगा
moles per kg. The unit of molality is moles per kg. अब तक के सारे फॉर्मूलाज में आपने देखा होगा कि डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आता है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में सोल्यूशन नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है. सो दैट्स द डिफरेंस. और क्या फर्क है मोलैरिटी और मोलालिटी में? आई हैड डिस्कस्ड विद यू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पे अगर मुझे से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करना है तो आप देखोगे कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, जो मोलालिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, टेम्परेचर है. इट जस्ट डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. Polarity of solution is independent of temperature. So molality goes as a better way of expressing concentration of solution. तो मोलालिटी समझ में आ गया सबको? ऑल क्लियर? आगे सिखाओ. I can't hear you all. Are you talking to me?
Can I go ahead, teach you the last method of expressing concentration of solution? Yes, ma'am. Okay. So it is very similar to molarity only. It's called formality. It is used only for ionic compounds. तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आयोनिक कंपाउंड, कोवालेंट कंपाउंड डिस्कस कर रही हूँ. So do you know the difference between ionic compound and covalent compound? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो और भी differences है जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. अगर मेरे पास कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, तो उसके सॉल्यूशन में वो एज अ पूरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है. बट आयोनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है, तो आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज करस्पॉन्डिंग आयंस. ये फर्क होता है. से फॉर एग्जाम्पल, आई मीन आई am giving you some normal examples of a covalent compound. Can you tell me some covalent compound that you know? Ma'am, organic compounds. हाँ, organic compound ले सकते हैं बेटा. Organic compounds are covalent compounds. So particular organic compound that you know? Methane. Okay, methane गैस है, तो चलो मीथेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो किसी सॉल्वेंट में मैंने मीथेन को डिसॉल्व किया, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, राइट. और उस सॉल्वेंट में मीथेन का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है ना. वो CH4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. और जो मॉलिक्यूल होता है, वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास and accordingly we calculate moles and we calculate concentration. But यही जब मैं एक ionic compound लेती हूँ, I've taken NaCl. So what is the difference? ये ionic compound है. और जब भी इसका solution हम देखेंगे, तो उसमें molecules नहीं है. I am getting Na plus and Cl minus separate from each other and in the form of ions. So meaning is कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है. देयर इज नो मॉलिक्यूल देयर इन आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल नहीं है. तो जैसे हम मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड के लिए अगर मैं ये कैलकुलेशन कर रही हूँ 23 plus 35.5 and I'm writing the answer 58.5. So I'm calculating the mass of NaCl. But दिक्कत ये है कि NaCl क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं है, इस मास को मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते. इस मास को हम कहते हैं फॉर्मूला मास. So what we are doing is exactly like calculating molecular mass. But technically it's wrong to call it as what? Molecular mass. क्योंकि NaCl as a molecule exist नहीं करता. और क्योंकि वो as a molecule exist नहीं करता, उसके मास को molecular mass कहना गलत है. तो हम उसको क्या कह देते हैं? फॉर्मूला मास. और फिर आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मेलिटी क्या है? It is defined as number of formula mass present in 1 liter of solution. तो इसका definition is number of formula mass present in 1 liter of solution.
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बस मोलारिटी जैसा ही पूरा कैलकुलेशन है. एवरीथिंग इज सेम एज मोलारिटी, बट एट द प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास हमको क्या लिखना है? फॉर्मूला मास. दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी. क्योंकि आनिक कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, दे डोंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, तो उसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, बस फॉर्मूला मास कहते. So this is the only point of difference between molarity and formality. So if I have to give you a formula here, तो number of moles होते हैं molarity के formula में. What was there in the numerator? Number of moles. और उसके जगह पे हमने mass of solute लिखा था और upon molecular mass of solute लिखा था. तो जहां पे molecular mass of solute है वहां पे बस आ जाएगा formula mass of solute. That's the only point of difference. तो formality हो जाता है mass of solute upon formula mass of solute into volume of solution in liquid. So you can compare this with molarity, and the only point of difference that you see in the formula is here. Calculation में exactly same, all working exactly same as molarity. बस उसको बोलते molarity नहीं है. अगर कंपाउंड आनिक है तो molarity के जगह पे हम उसको कहेंगे formality, and that's the only difference. Is that clear? तो ये कॉपी करो. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बुकलेट के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे. कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रॉब्लम्स. तो सारा कंसंट्रेशन टर्म्स आपको सिखा के हो गए. Now let us do some practice of solving problems. So after you copy this, please open your booklet. तो अगर लिखे हो गया है तो you can come on page number 47 of the booklet. बुकलेट का पेज नंबर 47 ओपन कीजिए. And we start solving questions for concentration term from problem number 63.
तो सबके पास है बुकलेट. So start solving this problem. Problem number 63, which says an aqueous solution of urea containing 18 gram urea in 1500 cc cubic centimeter of solution and has a density of 1.052 grams per cc. The molecular weight of urea is 60. The molality of solution is. So I want everyone to start doing this. आपको molality calculate करनी है, which is number of moles upon mass of solvent in kg. So start working. Try to find from the given data. तो कुछ जम रहा है, कैसे करना है? Yes, ma'am. ग्रेट. तो फॉर दिस मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. 18 ग्राम्स दिया है यूरिया का मास और उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया है. व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज मास ऑफ सॉल्वेंट. और इस मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको डेटा क्या दिया है? आपको डेटा दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो आप इन दोनों से यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूशन. तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. सो वॉल्यूम इज 1500 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, which is same as ml, and density is given 1.052 grams per ml. तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स आ जाएगा. तो कितना आ रहा है ये आंसर?
1577. 1578 grams, right? तो ये क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया. हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. तो नाउ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग mass of solvent, which will be mass of solution minus mass of solute. तो आपका mass of solution हो जाएगा 1578. आपका mass of solute हो जाएगा 18. And what I get is 1560 grams. This is mass of solvent. तो अभी हमारे पास सब कुछ है. Now we substitute in the molality formula and we will calculate the molality. तो आपका weight of solute 18 है, upon molecular mass 100 है, आपका mass of solvent 1560 grams है, और ऊपर conversion factor 1000 आ जाएगा. So this calculation will give you answer for molality. Ma'am, why did you multiply by 1000? फॉर्मूला है तेरे पास मोलालिटी का बेटा, अभी लिखवाया मैंने. Yes, ma'am, समझ गया. उसमें जबकि तेरा मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है, तो कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा ना. मैम 2.25. क्या आ रहा है आंसर? 2.25 नहीं, एक मिनट मैम, 0.192. क्या आ रहा है? 0.192. 0.2 approximately. 0.192. परफेक्ट इज 0.192. क्योंकि अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल सकते तो अलग आंसर है. देखो ए और बी, तो आप ए टिक करोगे तो रॉन्ग जाएगा, क्योंकि इसका आंसर प्रिसाइजली 0.192 है. So when your answers are very close, the way they are in this problem, you cannot approximate. So start solving problem number 64, which says molarity of 1 gram sulfuric acid solution in 1 liter water is nearly. So this is straight substitution in molarity formula. क्या आंसर आ रहा है? मैम अप्रोक्सीमेटली 0.01. हाँ, अभी इधर अप्रोक्सीमेटली ही है.
They are not giving you precise answer because precise ये answer नहीं आएगा. It is 1/98 आएगा और वॉल्यूम 1 लीटर दिया है तो कोई कन्वर्जन फैक्टर है नहीं इसमें. तो ये आंसर अगर मैं 1/98 लेती हूँ तो ये 0.01 से ज्यादा आएगा, बट वो ऑप्शन नहीं दिया है. सो दे टुक इट एज 100 and they're giving you answer 0.01 molar. So either you can write moles per liter or you can write molar. ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 64. वेरी सिंपल स्टेट सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला. अभी प्रॉब्लम नंबर 65 देखो. 20 ml 0.2 molar Al2SO4 thrice is mixed with 20 ml 0.6 molar BaCl2. तो ये मिक्स्ड विथ मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है इसमें. So write a balance equation. What happens when these two react? And make a calculation there. How much is going to be concentration of Al3 plus ion in the solution? तो लिख ली बैलेंस इक्वेशन सबने. क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट एंड BaCl2 will react. What do you get? Barium sulfate and aluminium chloride, and we need to balance this equation. कैसे बैलेंसिंग करेंगे इसको? Three BaCl2, 3 BaSO4, 2 AlCl3. Yes, 3 BaCl2, फिर ये बन जाएगा 2 BaSO4. 2 कैसे बन जाएगा बेटा? 3 BaSO4 बन जाएगा ना? 3 मैम, 3 BaSO4, 2 AlCl. हाँ, 3 BaSO4 और 2 AlCl3. तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस. अभी देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है. प्रॉब्लम कहता है कि 20 ml and 0.2 मोलर. तो वॉल्यूम दिया है 20
और मोलारिटी दी है 0.2 मोलर. So when I multiply volume by molarity, what do I get? Millimoles. I'd explained you this. So how many millimoles it has? 4 millimoles. 4 millimoles. तो इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट के 4 मिलीमोल्स है. अभी ये 1 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए? 12. तो अगर बेरियम क्लोराइड 12 मिलीमोल्स है तो फिर मेरे पास कोई भी एक्सेस या कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. सो आई एम जस्ट कंफर्मिंग दैट. So BaCl2 is given 20 ml and 0.6 molar. So this becomes 12. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एज पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है. अभी प्रोडक्ट में जो एल्यूमिनियम है वो कितना बनेगा मुझे बताओ आप. How much AlCl3 will be formed? 8 millimoles. 8 millimoles है ना. तो AlCl3 के मिलीमोल्स आ गए 8 मिलीमोल्स. और AlCl3 के 8 मिलीमोल्स आने के बाद अगर मैं उसमें Al3+ जो पूछा है तो Al3+ के मिलीमोल्स कैलकुलेट करती हूँ तो वो 8 मिलीमोल्स की है. यहाँ तक प्रॉब्लम सबको क्लियर? मैम 8 मिलीमोल्स ऑफ AlCl3 कैसे आया? बेटा अगर तेरा Al2SO4 1 मोल है तो AlCl3 कितने मोल मिल रहा है एज पर स्टोइशियोमेट्री? 8. नहीं 1 है तो कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है. 2 राइट. 1 मिल रहा है तो 2. हाँ 4 है तो कितना मिलेगा? 8. वही किया. और AlCl3 में फॉर्मूला से अगर AlCl3 8 मिलीमोल्स है तो उसमें एल्यूमिनियम 3+ 8 मिलीमोल्स है और क्लोराइड कितने मिलीमोल्स हो जाएगा? 24 मिलीमोल्स. सो इज दिस क्लियर? अभी पूछा मोल्स नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन पूछा है. तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुझे मिलीमोल्स को वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा. वॉल्यूम चाहिए मुझे, मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इज माय कॉन्सेंट्रेशन. या मिलीमोल्स इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इफ यू रिकलेक्ट. सबको याद है? तो आपकी मोलारिटी हो जाती है या molarity into volume in ml is millimoles. So your molarity will be your millimoles upon volume in ml. Volume in ml कितना है? 40 ml. So what will be the molarity? 1/5 या 0.2? Is problem number 65 clear, everybody? तो 66 सॉल्व करो, which says 50 ml of 0.01 molar FeSO4 will react with
what volume of 0.01 molar KMnO4 solution in acid medium, and they have given you the balancing. आपको नहीं करना है. Balancing में दिया है कि 1 mole KMnO4 requires 5 mole of FeSO4 for complete reaction. To start solving this, ये मिलीमोल्स वाले मेथड से ही करना है. तो आपको KMnO4 दिया है. मैम 10 मिलीलीटर है. Yes, 0.01 मोलार और उसका वॉल्यूम नहीं पता, राइट? तो KMnO4 दिया है मैम 10 ml. 0.01 मोलार और इसका वॉल्यूम नहीं पता. दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. और FeSO4 जो दिया है वो 50 ml है एंड 0.01 मोलार. तो ये 0.01 मोलार है और ये 50 ml. I multiply this, I will get millimole. So 50 into 0.01. How many millimoles? 10. नहीं बेटा, 50 into 0.1. How many millimoles? 2. मैम 2 millimoles. क्या बात कर रहे हो? 0.5. 50 in 5 millimoles. 0.5 millimoles. 0.5 millimoles आ जाएगा. तो जो FeSO4 है वो 0.5 millimoles है. तो KMnO4 कितना होना चाहिए? हाउ मेनी मिलीमोल्स? ये अगर 5 मोल है तो ये 1 मोल है. अगर ये 0.5 मिलीमोल है तो ये 0.1 मिलीमोल होना चाहिए. तो मतलब इसकी मोलारिटी और वॉल्यूम इन ml का आंसर 0.1 मिलीमोल है. So molarity into volume in ml is 0.1. So your volume in ml is 0.1 upon 0.01 and then it will be 10 ml. All clear?
So start solving 67 now. Which says the number of H plus ions present in 100 ml of 0.001 molar H2SO4 solution. So I've done similar problems with you. I'm sure you are in position to solve this. I'm done. Great. तो H2SO4 में आपको क्या समझना है? आपका H2SO4 अगर 1 मोल है तो उसके सॉल्यूशन में H प्लस आयंस डबल होंगे, 2 मोल्स होंगे. बट सल्फेट आयन जो है वो 1 मोल ही होंगे. So we have been given 100 ml and 0.001 molar H2SO4. तो वॉल्यूम 100 है and 0.001 molar है. I multiply this. How many millimoles I will get? 0.1. 0.1 millimole. तो H2SO4 के मिलीमोल आ गए 0.1. तो H प्लस के मिलीमोल्स कितने आएंगे? 0.2. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No, ma'am. Okay. So we got the millimoles of H plus. Okay, your H plus millimoles are 0.2 millimoles. So means how many moles? 0.2 into 10 raised to minus 3 moles. या 2 into 10 raised to minus 4 moles. और फिर मोल से अगर नंबर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 2 into 10 raised to minus 4 को I need to multiply by Avogadro's number so that I can get the answer for number. So what will be the answer? If I am writing 12, then it will be 10 raised to minus 19. But वो वाला option नहीं है. So 1.20 into 10 raised to 20. Is that clear? ये हो जाएगा actually 12.044 into 10 raised to minus 19. मैम 10 raised to 19 आएगा ना मैम? कैसे मैम? Yes, ma'am. क्या? मैम 10 raised to 19 आएगा raised to ना? 9 ना. तो 19 ही लिखा है मैंने. मैम आपने माइनस में डाला है. हाँ, माइनस में, सॉरी.
10 raised to 19 आएगा. So what answer we take? 1.20 into 10 raised to 20. Yes, B option we will take, right? So start solving the next 68 problem. In this 3 molar NaOH solution has a density of 1.11 gram per ml. And then with this data, they are asking you to find molarity of the solution. मैम 67 प्रॉब्लम में वहाँ पे 2 into 10 raised to minus 2 हो जाएगा ना, H plus ions का मोल्स नंबर. कहाँ पे? मैम 67 प्रॉब्लम में जहाँ पे आपने H plus के नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं. H plus के number of moles 0.2 millimoles आ गए हैं. मैम तो वो 2 into 10 raised to minus 2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. 0.2 into 10 raised to minus 3, that is correct. हाँ 2 किया तो कैसे -2 हो जाएगा बेटा? मैम -2 नहीं, 2 into 10 raised to minus 2 होगा ना. नहीं 10 raised to minus 4 ही होगा. राइट नहीं साइड होगा शिफ्ट हुआ है. बेटा. अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे ना, अच्छा ओके मैम. तो वो 2 into 10 raised to minus 4 ही हो जाएगा. Can we go ahead? So start solving. मोलारिटी दिया है 3 मोलर और मोलारिटी पूछा है. मैं हिंट दे देती हूँ इस प्रॉब्लम की. What is the whole meaning of 3 molar NaOH solution? If they say you are having 3 molar NaOH solution, means 3 moles NaOH in 1 kg water. तो इस डेटा से मोलारिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो.
तो मोलारिटी के लिए मोल्स चाहिए जो है हमारे पास इस प्रॉब्लम में, बट मोलारिटी कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो नहीं है. So how do I get volume of solution? I am having mass of solvent. तो मुझे mass of solution find out करना है. और mass of solution से Answer is volume of solution. 2.97. So your mass, Answer is 2.97. yes, mass of solution is going to be mass of solvent जो 1000 grams है, plus mass of solute 3 moles of NaOH का मास हो जाएगा 120 grams. NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 है, तो ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये आपका मास ऑफ सोल्यूट है. तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1120 grams. Now you are also having density of solution. So your mass upon density is going to be volume of solution. तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1120 upon the density information given to you in the problem, and that is simply 1.11. जो डेंसिटी है वो 1.11 है, and then this volume of solution will come in ml. So now you have everything to calculate molarity. So your molarity of solution is number of moles, that is 3 upon volume of solution ml में है. इसके लिए conversion factor आएगा 1000 and it is 1120 into आ जाएगा 1.11. So do this calculation to get answer. मैम 2.973. 2.97 आ रहा है आंसर. ओके, your solution is 2.97 molar. 3 मोलल है और 2.97 मोलर. तो मोलालिटी दिया है, तो उसको मोलालिटी में कैसे करना है, दिस इज व्हाट वी लर्न. Try solving problem number 69 now. Next problem. Which says an element X reacts with oxygen to produce pure sample of X2O3. In an experiment, it is found that 1 gram of X produces 1.16 grams of X2O3. Calculate the atomic weight of X. तो ये concentration वाला problem नहीं है. Still we can solve this.
मैम 150 आया. 150 आया, तो इसमें X is reacting with oxygen to produce X2O3. ये रिएक्शन है. X is reacting with oxygen to produce X2O3 है. बैलेंसिंग वाइज अगर ये 2 मोल है तो इसके मोल्स हो जाएंगे 3/2. ये मैंने बैलेंस कर दिया. अभी कुछ डेटा दिया है जो कह रहा है कि अगर 1 ग्राम X है तो उसका जो प्रोडक्ट है उसका मास 1.16 है. So if this is 1 gram, this is going to be 1.16 grams. So we understand the mass of oxygen. Mass of oxygen is 0.16 grams. Yeah, the clear. So 0.16 grams is how many moles of O2? कितने मोल्स हो जाएंगे बोलो? 0.01. कैसे बेटा? 32 से डिवाइड करना है. अच्छा हाँ. 0.16 को 32 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आएंगे बेटा. 16 से नहीं, O2 लिखा है ना मैंने. तो कितने मोल्स आ गए? ये 5 into 10 raised to -3 मोल्स. 1/200. हाँ, so that is 5 into 10 raised to -3 moles या 1/200, जो भी कंफर्टेबल लगे. तो अभी देखो स्टोइशियोमेट्री क्या कहता है आपको? आपको स्टोइशियोमेट्री कहता है कि अगर X2 मोल है तो उसके लिए 1.5 मोल O2 चाहिए, या 1.5 मोल O2 के लिए 2 मोल X चाहिए. This is the data that we can see from the stoichiometry. So 1.5 mole O2 needs 2 mole X. So therefore 5 into 10 raised to -3 moles of O2 is going to need how many moles of X? So we can do this calculation. 5 into 10 raised to -3 into 2 upon 1.5. ये कितने मोल्स आ जाएगा? 0.003. 3 कैसे आ गया फिर से? 0.06. 6 आ रहा है ना? 3 तो नहीं आएगा. इट इज 10 raised to -3 के पावर में लिख रही हूँ तो 6.66 into 10 raised to -3 moles. और इतने मोल्स का मास 1 ग्राम है. So now my next calculation is since 6.66 into 10 raised to -3 moles are weighing 1 gram. So what will be the mass of 1 mole? It will be simply 1 upon 6.66
into 10 raised to minus 3. ये आंसर ऑलमोस्ट आ जाता है 150. So 150 grams per mole is atomic weight of X. So see the next problem, problem number 70, which talks about mole fraction of NaCl in a solution containing 1 mole of NaCl in 1000 gram of water is. So start solving problem number 70, mole fraction problem. तो 1 मोल NaCl के मोल्स दिए ही है, बस हमको किसके मोल्स निकालने हैं इस प्रॉब्लम में, वाटर के. So you start calculating for number of moles of water, which is 1000 grams upon molecular mass of water. ये हो जाएगा 55.55 मोल. And your mole fraction of NaCl is going to be number of moles of NaCl upon total moles, मतलब NaCl plus water. तो ये हो जाएगा 1 upon 56.55. This is going to be the answer. So we can take the A answer, which says 0.0177. Solve problem number 71 now.
which says half mole of oxygen combined with aluminium to form Al2O3. The weight of aluminium used in the reaction. तो बस इसमें Al2O3 की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है. This is 2 moles of aluminium and 3/2 moles of O2. So as per stoichiometry, what you can see is जब ये aluminium 2 mole है तो ऑक्सीजन 1.5 मोल है और उससे 1 मोल Al2O3 बनता है. तो इन द प्रॉब्लम दे आर आस्किंग यू कि अगर ऑक्सीजन हाफ मोल है तो हाफ मोल ऑक्सीजन कंबाइन, मतलब ये 0.5 मोल है, तो एल्यूमिनियम कितना रहेगा? सो दिस विल बी 2/3 moles as per stoichiometry. And what is the mass of 2/3 moles of aluminium? I need to multiply this 2/3 by gram atomic mass of aluminium, and it will be 18 grams. All clear? Yes, ma'am. To see, we practiced solving problems on concentration term. तो आज के होमवर्क में 2 असाइनमेंट आएंगे. असाइनमेंट 8 तक हमने काम कर लिया था. Yes, So are ma'am. we Yes. असाइनमेंट 9 एंड असाइनमेंट 10 दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के असाइनमेंट है. तो 2 असाइनमेंट आज आपको होमवर्क में आएंगे. अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बाद इस टॉपिक में क्या सिखाना पेंडिंग है? I need to teach you some laws of chemical combination. 4 लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के जो दिए गए थे in 18th century. Okay, when the chemistry as a subject was getting developed, but it was nothing discovered at that time. तो ये लॉ बहुत primitive है. Are we using these laws somewhere? Answer is no, because we know much more beyond these laws now. But theoretically आपके बोर्ड एग्जाम में और लोअर एग्जाम्स में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके लिए ये लॉस को हम इस टॉपिक में सिखा देते हैं. So the next part that I'm starting now teaching you is this laws of chemical combination. Let's see how much I can do it today, but I'm starting definitely. So let us start with the next topic, laws of chemical combination. इसको आप किसी प्रैक्टिकल्स में कभी भी यूज नहीं करोगे क्योंकि बहुत आउटडेटेड और प्रिमिटिव लॉज है. हम स्टोइचियोमेट्री मोल कांसेप्ट के कैलकुलेशन से ही प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं. बोलो बेटा. मैम ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और वो सब? हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर बुकलेट है आपके पास तो बुकलेट में सबसे पहले ये दिया है. 4 laws are there and they are given first in the booklet. सीक्वेंस में, मतलब बुकलेट में पहले ये लॉज दिए हैं और बाद में मोल कंसेप्ट स्टार्ट होता है. मैंने आपको मोल कंसेप्ट पहले सिखा दिया and now I am giving you these 4 laws. So let us start understanding laws of chemical combination. हर लॉ पे एक एक आपको मैं प्रॉब्लम भी करवाऊंगी and that's it then. ये लॉ होने के बाद आपका ये टॉपिक मोल कंसेप्ट खत्म हो गया. So next lecture for sure we are finishing this unit. And one more thing, अभी देखो डाउट के लिए अलग से लेक्चर मिलने लगा है हमको, है ना? तो फिर जो नॉर्मल लेक्चर होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे. I will prefer you asking me your doubts in the doubt lecture, that is
assign to your batch separately. तो बस थोड़ा सा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, जैसे लेक्चर का दिन कुछ अलग है और डाउट लेक्चर का दिन कुछ अलग है, तो आपको आपका होमवर्क डाउट लेक्चर के पहले खत्म करना पड़ेगा. See to it that you're finishing your homework before doubt lecture. Is that clear, everybody? Yes, So that ma'am. we can clear the doubts in doubt lecture and should not waste time of our regular lecture. Ma'am, अगर ये टॉपिक हो गया मेरा मूल कंसेप्ट, तो मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगी, वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो आई स्टार्ट विथ नाउ टीचिंग यू द लास्ट पार्ट ऑफ मूल कंसेप्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मैम एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो ना बेटा. मैम डाउट सेशन हमारा एक तो हो गया यही शायद चैप्टर पे, तो वापस होगा क्या यही चैप्टर पे? हाँ बेटा. ओके मैम. मैम डाउट सेशन में भी थोड़े मोलालिटी के क्वेश्चंस थे जो आपने बोला कि आप बाद में सेशन में कर दोगे. नहीं, मैंने सेशन में कर दो कि ये नहीं बोला था. मैंने ये बोला कि आपको नहीं सिखाया होगा, इसके लिए आपको नहीं आया होगा. हाँ मैम. अभी आज मैंने मोलालिटी सिखा दिया. आज मैंने सेशन में आपको प्रैक्टिस करवाई दूसरे क्वेश्चंस की मोलालिटी के ऊपर. हाँ मैम. आज आप जाके देखो, वो क्वेश्चन अभी आपसे सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है मैम. वो सॉल्व नहीं हो रहे थे क्योंकि मोलालिटी नहीं सिखा था, आज सिखाया. आज हाँ मैंने मैम. वो क्वेश्चन तो नहीं किए, बट आज मैंने तुम्हारे साथ दूसरे क्वेश्चन जरूर किए हैं. तो आई थिंक यू विल बी इन पोजीशन टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस नाउ. हमने जो सर्कल करके रखे मोलालिटी के क्वेश्चंस इन द डाउट, प्लीज रिविजिट. आई एम वेरी श्योर आपके हो जाएंगे वो. अगर फिर भी नहीं हुए, अगले बार पूछ लो, ठीक है अगले मैम. डाउट लेक्चर में पूछ लो, बट हो जाएंगे. देखो डाउट का कैसे होता है, जब भी हम कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मे बी यू फील दैट इज योर डाउट. Eventually, in next couple of weeks, you are learning so much, your knowledge is gaining, you're doing so many problems, and in the process, believe me, अगर आप उसी डाउट को फिर से देखते हो, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे. जो 2-3-4 हफ्ते पहले वाला डाउट है ना, डेफिनेटली वो चले जाते. तो बिफोर आस्किंग अ टीचर डाउट, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, अगर कोई पुराना सा डाउट है तो आप खुद उसको रिविजिट करो और खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो. आपसे वो हो जाएंगे. तो मोलालिटी तो डेफिनेटली आपसे हो जाएंगे, आप कर लो बेटा. फिर भी नहीं हो रहा है तो यू आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट डाउट लेक्चर. ठीक है, सो ठीक लेट है मी मैम. स्टार्ट नाउ विद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और इसका पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. दिस इज आल्सो गिवन इन द बुकलेट, फर्स्ट पार्ट. Your law of conservation of mass was given by Lavoisier, and it is way back in 1744. And it simply says that there is no detectable change in total quantity of matter present in a system when it undergoes a chemical or a physical change. इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल और अ फिजिकल चेंज, योर मास बिफोर एंड मास आफ्टर रिमेन सेम. केमिकल चेंज के लिए हम ये बोल सकते हैं योर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस स्टेटमेंट फॉर यू. ओके, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वगैरह लिखने पड़ेंगे स्टेटमेंट्स. इसके लिए लिखवा रहे.
So meaning of this is your mass of reactant is always equals to mass of product. इसको हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज भी कर लिया ये कंसेप्ट को. अब ये जो लॉ है वो सारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस के लिए एप्लीकेबल है. बट अगर मैं कोई न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कस कर रही हूँ तो जिसमें आइंस्टाइन इक्वेशन से मास इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एनर्जी, उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. तो मास एनर्जी रिलेशनशिप जब भी डिस्कवर हो गई तो उसके बाद में भी अंडरस्टूड कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए हम ये लॉ यूज नहीं कर सकते. So I'm giving one simple problem based on this. So एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके बेसिस पे एंड देन वी गो अहेड. The problems are very simple on this laws. To solve this, and then I'll teach you the next law.
क्या आंसर आ रहा है इस प्रॉब्लम का? बोलो। 0.2 ग्राम. 0.2 ग्राम, राइट। आपका मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है मर्क्यूरी के मास में और प्रोडक्ट के मास में जो डिफरेंस है वो आपका ऑक्सीजन है। So the answer here will be 0.2 grams of oxygen. See the next law, law of constant or definite proportion. This is given way back in 1799 by a scientist called Proust. What does he say? A chemical compound always contains the same elements combined together in the same proportion by mass, independent of its method of preparation. तो अगर कंपाउंड सेम है तो उसमें सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे एंड इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास प्रेजेंट होंगे। तो से फॉर एग्जांपल आई टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा और उनका आपस में जो रेशियो होगा वो कार्बन का मास होगा 12 और ऑक्सीजन का मास होगा 32। 12:32 प्रपोर्शन में ही वो प्रेजेंट होंगे and this is independent of how we prepare carbon dioxide. इसमें कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 12:32 ही रहेगा। So this is what is law of constant or definite proportion. So I'm writing the law. A chemical compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass. So for example, I am giving you CO2. तो CO2 हम अलग अलग मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। I can simply heat calcium carbonate के thermal decomposition पे we can get carbon dioxide gas, or I can decompose sodium bicarbonate. So I can also get this on thermal decomposition of sodium bicarbonate, which will give me sodium carbonate, water, and CO2. Or I can get this by some neutralization reaction, acid plus base wali reaction. Say for example, calcium carbonate or HCl. ये reaction से मिल सकता है। Yeah, I can simply burn carbon in air and I can get CO2. So there are various ways to prepare any compound. But what doesn't change as per this law is always, if it is CO2, then carbon and oxygen will be combined in this ratio by mass. This is not going to change. तो ये हो गया हमारा law of definite proportion. अभी ये जो लॉ मैंने आपको अभी समझाया, इसमें आगे चल के दो इश्यूज है।
As we went ahead, there were isotopes discovered, and then isotopes discovered होने के बाद, okay, CO2 का मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि कार्बन 12 नहीं 14 है, तो मास रेशियो बदल जाएगा. तो ये जो लॉ है, okay, needs to be modified or cannot apply the way it is for isotopes. Isotopes के लिए the law is failing. तो एक तो isotopes के लिए नहीं चलेगा. क्योंकि अगर everybody understand isotopes के लिए क्यों नहीं चलेगा, और दूसरा है isomers के लिए भी नहीं चलेगा. So everybody is knowing what are isomers. So these are the two exceptions where this law can't be applied or it fails. ये दो चीजों के लिए the law fails. तो मैं दोनों के एक एग्जांपल देती हूँ आपको, how the law will fail for isotope and isomer, and then we can do a problem based on this, and we'll go ahead with the next. तो आइसोटोप्स के लिए मैं CO2 का ये एग्जांपल कंटिन्यू करती हूँ. So I'm having CO2 using C12 isotope. Then carbon is to oxygen is going to be 12 is to 32. But I can have CO2 using C14 isotope. Then carbon is to oxygen won't be 12 is to 32. So for the same compound, the ratio changed. This is where law is not getting applied. Next example में isomers का दे दो. तो isomer में क्या होता है, formula same होता है. So suppose I take a molecular formula C2H6O. मतलब इस फॉर्मूला में जो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो है, ओके, वो 12 इज टू 6 इज टू 16 है, सॉरी 24 इज टू 6 इज टू 16 है, या विच इज सेम एज 12 इज टू 3 इज टू 8. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 12:3:8 प्रपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, तो कोई एक कंपाउंड होना चाहिए. बट नाउ आई विल शो यू टू कंपाउंड्स विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो कंपाउंड है, एक C2H5OH और एक है CH3OCH3. इसका नाम है इथाइल अल्कोहल और इसका नाम है डाई इथाइल ईथर. तो भी दिक्कत क्या है, इसमें एलिमेंट के मास का रेशो सेम है, बट दैट डजंट लीड टू वन कंपाउंड, इट लीड्स टू मोर देन वन कंपाउंड. And this is where again we cannot apply this law. The law is failing. समझ में आ रहा है? तो ये दो केसेस में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट proportion को as it is use नहीं कर सकते. So again, copy it here. I will give you the problem based on this law.
So start proving this. तो आइदर आप कॉपर या ऑक्सीजन का परसेंट दोनों एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट कर सकते हो और फिर यस मैम हो गया इससे आप प्रूव कर पाओगे. So can I clear this side, right hand side of the board? मैम हो गया आंसर आ गया Okay. So I can say experiment 1 में क्या हुआ था 1.37 ग्राम of cupric oxide. आपका experiment 1 was 1.37 gram of cupric oxide था और प्रोडक्ट कितना था उसके लिए
1.098 ग्राम ऑफ क्या मिला आपको, प्रोडक्ट मिला, राइट। तो कॉपर 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर मिला, will give you 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर। तो इसमें ऑक्सीजन कितना होगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो, राइट। तो एक्सपेरिमेंट 1 में ऑक्सीजन हो जाएगा 0.27। So therefore oxygen in experiment 1 is going to be 0.27 grams, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंट 1 में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम परसेंट ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। So what will be percent of copper in experiment number 20.12. 1.098 upon total 1.37 into 100. So this is calculating percent of copper in experiment 1. Ma'am, 20.12. नहीं बेटा, वो तो ऑक्सीजन का आएगा शायद, मैं कॉपर का कर रही हूँ। कॉपर अच्छा। का आंसर ये आएगा 79.85, आइगर कर सकते हो, ये आ जाएगा। मैम मैंने ऑक्सीजन लेके किया, चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। 79.85 मेरा कॉपर का परसेंट आ रहा है। फिर एक्सपेरिमेंट 2 में वही करना है। आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है, आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड का मास कितना दिया है, 1.467 grams of your cupric oxide, and this much cupric oxide is giving you 1.179 gram of copper. तो फिर इसमें ऑक्सीजन कितना आएगा, थोड़ा सा ज्यादा है, 0.29 ग्राम आना। फिर से इसमें आप परसेंट ऑफ कॉपर कैलकुलेट कर सकते हो, 1.179 अपॉन टोटल 1.467 into 100. So again I can calculate percent of copper here. जो थोड़ा सा अलग आएगा, थोड़ा सा फर्क है। तो ये आ रहा है Yes, miss. ऑक्सीजन में भी 0.2 का थोड़ा सा फर्क है। तो ये आ रहा है 79.87। तो इतना हम एक्सपेरिमेंटल एरर इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों का आप देख सकते हो, कॉपर का परसेंट है मेरे पास, दोनों का ऑक्सीजन का मास भी है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या कहेंगे, सिंस in both the experiments percent of copper and obviously percent of oxygen are constant, दोनों में कॉपर का परसेंट और ऑक्सीजन का परसेंट कांस्टेंट है। So this data can validate law of constant proportion. Okay, it is as per law of constant proportion या definite proportion. So anyone has any doubt here in this? कोई डाउट है किसी को? कॉपी कर लो बेटा यहाँ का फटाफट। हो गया कॉपी सबका? तो देखो आज हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ किए,
अभी 2 लॉ पेंडिंग है, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, which are definitely finish next lecture. और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं आपको चाहिए तो वो हम अगले लेक्चर कर देंगे. And then that's it, right? Mole concept will get over and I'll start with the next unit. Right, so that's it for today. See you everybody in the next lecture. Bye everyone, take care. And I will Thank you, send ma'am. the Bye, ma'am. assignment. Bye, miss. Thank you, miss. Concentration term के 2 assignment homework में अभी group में दे रही हूँ मैं आपको. So you need to do 2 assignments of concentration term there. ठीक है? Bye everybody. Bye, miss. Thank you, miss. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Take care. Thank you, ma'am. Bye.